हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास के दिन 99 पे, जहाँ से हमने पिछला वीडियो को एंड किया था। अब यहीं से इस वीडियो को मैं शुरुआत कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो हम सब जानते हैं कि मतदाता सूची का जो परीक्षण होता है 5 वर्ष में होता है। ये भी प्रश्न करने की बात है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि हम लोग विश्व मतदाता दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी। कब मनाते हैं? विश्व मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो आधिकारिक रूप से अभी वर्तमान में जो है 10 वर्षों के लिए जनगणना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको जनगणना से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो फ्रेंड्स जो पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि पहली बार जनगणना कब हुआ था? पहली बार जनगणना, तो पहली बार जनगणना जो हुआ था वो 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1800 जन कब हुआ था? 1872 में। 1872 में कहेगा जो हुआ था। कौन करवाया था? तो लॉर्ड मेयो करवाया था। कौन करवाया था? लॉर्ड मेयो। और उसके बाद में 1881 आपको याद रख लेना है कि 1881 में अब जो जनगणना होगा, पहले 5 वर्षों के लिए जनगणना होता था और उसके बाद कहा गया कि अब नियमित रूप से प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होगा। कब होगा? तो प्रत्येक 10 साल बाद 1881 से जनगणना होना प्रारंभ स्टार्ट हो गया है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद। और ये नियमित रूप से जनगणना पूछेगा 1881 में कौन करवाया था? तो लॉर्ड रिपन। कौन करवाया था? लॉर्ड रिपन करवाया था। लॉर्ड रिपन करवाया था, ये बात याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में, नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में। कौन करवाया था? तो लॉर्ड रिपन करवाया था। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुरू में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण दिया, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 50% कर दिया। कितना कर दिया? 50% कर दिया गया। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, पंचायत राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? तो पहला पूछ रहा है पहले, तो पहले जो है पहले 33% दिया गया था। तो ये पहले दिया गया था शुरुआत में 33% दिया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है? तो वर्तमान में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50% आरक्षण मिल रहा है। और ये पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा कि कितने स्तर पर आधारित है? तो ये 3 स्तर पर आधारित है। कितना स्तर पर? 3 स्तर पर आधारित है। अच्छा, पहला कहेगा कि पहला राज्य बताइए भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो किया था या लागू किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, पहला राज्य जो भारत का लागू करने वाला राज्य था राजस्थान का नागौर जिला। कौन था? राजस्थान का नागौर जिला में पहला पंचायती राज व्यवस्था को लगाया गया था। किसके सिफारिश पर लगाया गया था? तो राजस्थान के जो नागौर में जो पहला पंचायती राज व्यवस्था लगाया गया था, यह बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लगवाया गया था। किसका? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर लगाया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा कि किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 243 का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अच्छा, किस संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है? तो आपको बताना है कि 72वां संविधान संशोधन। क्या बताना है? 72वां संविधान संशोधन क्या है? पंचायती राज 73वां। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान पूछ रहा है किस देश से लिया गया है। सबसे पहले जानिए कि हमारा संविधान टोटल 60 देश से लिया गया है। कितना देश से लिया गया है? 60 देश से हमारा संविधान लिया गया है। तो इन्हीं में एक कॉन्सेप्ट है समवर्ती सूची का। और ये सूची जो होता है 4 प्रकार का वैसे होता है, लेकिन 3 भी अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक को कहते हैं केंद्रीय सूची, फिर कहते हैं राज्य सूची, फिर कहते हैं समवर्ती सूची, जो चौथा होता है उसको कहते हैं विशिष्ट सूची। तो यह जो है
समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कनाडा से पूछेगा कि भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो संघीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन पूछेगा कि संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो संघीय शासन प्रणाली ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से पूछेगा क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। किस देश के संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो अनुच्छेद है 369, कौन सा अनुच्छेद है? 369 जो अनुच्छेद है संविधान संशोधन के बारे में बताता है। अगर वही पूछ लिया जाता है कि DPSP, जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड का। फिर पूछ लेता है कि आपातकालीन प्रावधान यानी आपातकालीन शक्ति कहेगा कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपातकालीन जो प्रावधान है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बताना है कि यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, चलिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, छोड़िए हटाइए, कितना बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। चलिए इस प्रश्न को घोड़ जाइए आप लोग। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल बिहार में कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो 8 बार लागू हुआ है। कितना बार हुआ है? 8 बार। पहली बार राष्ट्रपति शासन पूछेगा भारत के किस राज्य में लागू हुआ था, तो आपको बताना है कि पंजाब में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1951 में लागू हुआ था। बिहार में पहली बार 1968 भोला पासवान के द्वारा लगाया गया था। अंतिम बार 2005 में लगा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है यह किशनगंज जिला में होता है। किसमें होता है? किशनगंज जिला में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा, अगर पूछ लेता कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको बताना है मासिनराम। क्या बताना है? मासिनराम। और ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। पीछे जस्ट बता करके आए हैं इसका डिस्कशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व भैया अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। कितना है? 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। यानी कि 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है? 17 व्यक्ति रहता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। सोचिए यहाँ पर जाने के बाद में कितना डर लगेगा। अगर बिहार का पूछ लेता जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का फटाफट बताओ आप लोग। तो बिहार का दोस्तों क्या हो जाता है? 1102 किलोमीटर पर व्यक्ति हो जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहता है। कहाँ? बिहार में। ये तो सबसे कम हो गया। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी पूछता किसका है, तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है। ये भी बात याद रख लेना है। अच्छा, फिर पूछ लेता क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा हो जाता है। गोवा में याद रखना कि 2 अक्षर है, इसलिए गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जो 2 अक्षर का है। तो सबसे कम अक्षर का गोवा है, तो गोवा क्या हो जाएगा? ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और याद रखना, राज्य भले ही सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो गोवा पूछेगा किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा का पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का जो सबसे प्रधान मतलब क्या हो जाएगा? मुख्य कारण। और सबसे जेन्युइन जो कारण है यानी मुख्य कारण जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जन्म हो जाएगा। क्योंकि जब जन्म होता है तो तभी आपका जाति को तय कर दिया जाता है। तो जेन्युइन कारण क्या हो जाएगा? और जैसे ही आप जाति में जाते हैं तो आपको धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो जेन्युइन कारण यहाँ क्या हो जाएगा? जन्म का हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का क्या कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाव। हाँ, क्षेत्रवाद की भावना अपने क्षेत्र से लगाव होता है। राष्ट्रीय एकता ये नहीं होता है। राष्ट्रहित और क्या दिया हुआ है? अलगाववाद। हाँ, तो इसका जो दुष्परिणाम है यानी कुपरिणाम है क्या हो जाएगा? अलगाववाद हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो भैया सबसे अच्छा कोयला पूछ रहा है तो कोयला का 4 अयस्क होता है। इसका ट्रिक होता है ए बे ले पी। क्या होता है? ए बे ले पी। तो आपको यार ए से हो जाएगा एंथ्रासाइट। ए से क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। बी से हो जाएगा बिटुमिनस। ले से हो जाएगा लिग्नाइट। पी से हो जाएगा पीट कोयला। यही 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है और इसमें जो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बिटुमिनस कोयला जो होता है दोस्तों याद रखना कि ये सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। और बिटुमिनस को हम लोग मुलायम कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुलायम कोयला पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहते हैं। और पीट कोयला के बारे में याद रखना, ये सबसे घटिया कोयला है। इसी को हम लोग झड़िया कोयला भी कहते हैं। तो ये सबसे घटिया कोयला है। कौन? पीट कोयला है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे घटिया कोयला कहते हैं। और कोयला अगर कहेगा सर्वप्रथम हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था तो आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयला सर्वाधिक हमको प्राप्त हुआ था। सबसे पहले प्राप्त हुआ था पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हमको प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? रानीगंज से प्राप्त हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अच्छा कोयला किस काल का होता है? तो सबसे अच्छा कोयला आपको याद रखना है कि गोंडवाना के काल का होता है। किस काल का होता है? गोंडवाना काल का कोयला जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला होता है, ये बात याद रखना है। और फिर कोयला से आप क्या याद रख सकते हैं? कोयला को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? काला हीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला हीरा कहते हैं। काला हीरा कहते हैं। अच्छा, काला हीरा इसको कहते हैं। तो काला शीशा किसको कहते हैं? तो काला शीशा हम लोग किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। और ग्रेफाइट याद रखना कि एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कह रहा है तो सीसा क्या है? धात्विक खनिज है। तो हमको अधात्विक चुनना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और टीन भी क्या हो जाएगा? धात्विक हो जाएगा। कॉपर भी धात्विक हो जाएगा। चूना पत्थर जो है, और यही चूना पत्थर हम लोग किसको कहते हैं? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। और यही क्या है? हमारा अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। टीना में जब हम दोस्तों कॉपर को मिलाते हैं, किसको मिला दिए हैं? टीना में जब हम कॉपर को मिलाते हैं यानी कॉपर यानी तांबा को जब हम मिलाए हैं तो हमको बनता है कांसा। क्या प्राप्त हो जाता है? कांसा प्राप्त हो जाता है। ये बात याद रखना कि टीना में कॉपर मिलाने से क्या प्राप्त होता है? कांसा प्राप्त होता है। अच्छा, जहाँ पर दोस्तों होता है शीशा और वहीं पर दोस्तों पाया जाता है जस्ता। जरूर वहाँ पर क्या पाया जाएगा? जस्ता पाया जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग शीशा को खनिज का जुड़वां बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज का जुड़वां बहन कहेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो जस्ता और शीशा को। जस्ता और शीशा को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज का जुड़वां बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज का जुड़वां बहन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है। सबसे अधिक कोयले का उत्पादन राज्य कौन सा करता है? तो भारत का जो है झारखंड जो है सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। झारखंड में क्या हो जाएगा? झारखंड में जो उड़ीसा में याद रखना, तो झारखंड में क्या सब हो जाएगा? सिंगरौली। क्या हो जाएगा? सिंगरौली हो जाएगा। उड़ीसा में याद रखना कि उड़ीसा में हो जाएगा तलचर। क्या हो जाएगा? तलचर। ये सब कोयला उत्पादक क्षेत्र है। आपको ये बात याद रख लेना है। और कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा? तो सर्वप्रमुख यहाँ पर झारखंड क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो हम लोग नीले रंग द्वारा समुद्र या जल को दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसको नीले रंग के द्वारा दिखाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि मानचित्र में हम मैदान को किस रंग से दिखाते हैं, तो दोस्तों मानचित्र में हम लोग
मैदान को हम लोग हरे रंग से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? हरे रंग से हम लोग किसको दिखाते हैं? मैदान को दिखाते हैं, क्योंकि हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हम लोग जानते हैं कि ये जो मैदान है हमारा क्या है? हरा भरा है। और पर्वत को दोस्तों हम लोग किस कलर से दिखाते हैं? तो पर्वत को हम लोग भूरा रंग से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? भूरा रंग से दिखाते हैं। पठार को हम लोग पीला रंग से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पीला रंग से दिखाते हैं। तो ये सब कलर है जिसको हम लोग मानचित्र में दिखाते हैं। तो पठार, प से पीला। पर्वत को हम लोग किससे दिखाते हैं? भूरा रंग से दिखाते हैं। मैदान यानी जल हम लोग जानते हैं क्या होता है? ब्लू होता है। तो नीले, ब्लू का हिंदी क्या होता है? नीला होता है। तो नीले रंग द्वारा हम लोग किसको दर्शाते हैं? जल को दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि हमको गलत खोजना है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह बात जो है एकदम 100% सत्य है। तो हमको गलत न खोजना है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर नहीं होगा, ये गलत नहीं है। अगला है भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों भारत विश्व में फलों का दूसरा, बिल्कुल 100% सही बात है कि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर प्रथम पूछ लेता तो प्रथम तो आपको बताना था चाइना, बताना था। क्या बताना था? प्रथम में चाइना है, दूसरा नंबर में भारत है। तो ये भी बात सही है। तो हमको गलत ढूंढना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। फल, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कृषि कहते हैं। 110% ये भी बात सही है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमको गलत ढूंढना है। ये तीनों बात तो सही दिख गया, ये तीनों क्या है? सही है। तो गलत अब चौथा ही होगा। चौथा को चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कहता है कि भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, यहाँ गलत है। भारत विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा नहीं है। सब्जी का उत्पादन में भारत जो है, सब्जी का उत्पादन में भारत जो है सेकेंड स्थान पर है। सेकेंड स्थान पर है। अगर पहले स्थान की अगर बात किया जाए, पहले स्थान पर बच्चों चीन आता है। कौन आता है? चीन आता है। और दूसरे स्थान पर सब्जी उत्पादन कौन आता है? भारत आता है। तो यही चीज़ यहाँ ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। हमने गलती को पकड़ लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक जो है पंचायती राज है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? शासन का बंटवारा किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पंचायती राज व्यवस्था का कहेगा कि किस अनुसूची में वर्णन है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल पहले अनुसूची कितना था? पहले हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूची था। कितना था? 8 अनुसूची को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। तो टोटल 8 अनुसूची था। तो अभी दोस्तों 4 गो बढ़ गया है। तो टोटल अनुसूची 12 हो गया है। कितना हो गया है? 12 शेड्यूल हो गया है। इन 12 शेड्यूल में जो 11वां अनुसूची है, क्या है? 11वां अनुसूची है। 11वां अनुसूची दोस्तों हम लोग पंचायती राज के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में बताता है? पंचायती राज के बारे में हमको 11वां अनुसूची बताता है। तो 11वां अनुसूची पंचायती राज से है। वहीं अगर 12वां अनुसूची की बात किया जाए, 12वां अनुसूची, तो 12वां अनुसूची दोस्तों हमको नगर निगम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नगर निगम के बारे में बताता है। और नगर निगम कहाँ होता है? शहर में होता है। चलिए, पहला नगर निगम पूछेगा कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था। वास्को डिगामा टोटल 3 बार भारत आया था। कितना बार आया था? टोटल 3 बार भारत आया था और भारत में ही मर गया था। और वास्को डिगामा का अगर मकबरा पूछ लेता, मकबरा, तो मकबरा आपको याद रख लेना है, कोच्चि केरल में है। कहाँ है? कोच्चि केरल में। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में है। यहीं पर इनका मकबरा है। वास्को डिगामा यहाँ पर काली मिर्च का खेती करने के व्यापारी करने के लिए जो आया था। यह समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो समुद्री मार्ग का खोज पूछेगा कौन किया था? तो समुद्री मार्ग का खोज भी वास्को डिगामा किया था। और यह भारत जो आया था, भारत जो आया था 1498 में आया था। कितना ईस्वी में आया था? 1498 ईस्वी में आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रख लेना है। वास्को डिगामा के बाद में और 3 पुर्तगाली गवर्नर जनरल भारत आया था। तो उसका ट्रिक आपको याद रखना, फैन। क्या याद रख लेना है? मैं आपको ट्रिक से याद रखा रहा हूँ कि टोटल वास्को डिगामा के बाद में पूछेगा कि टोटल कितना
पुर्तगाली गवर्नर भारत आया था, तो 3 आपको याद रख लेना है, फैन ट्रिक याद रख लेना है। एफ से आपको याद रख लेना है फ्रांसिस अल्मीरा, क्या याद रख लेना है, फ्रांसिस अल्मीरा। और ए से याद रख लेना है अबू बकर, क्या याद रख लेना है, अबू बकर जो था। फिर एन से याद रख लेना है नीनो डी कुन्हा। तो ये 3 व्यक्ति था जो वास्को डी गामा के बाद भारत आया था। अच्छा, अबू बकर को दोस्तों याद रखना, इसको हम लोग पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक गवर्नर जनरल कहते हैं। और अबू बकर ने क्या लागू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट, इसी को हम लोग आर्थिक मंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी भी कहते हैं। और यह जो लागू हुआ था 1929 में, तीसा की मंदी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यूएनओ का स्थापना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को हमको यूएनओ कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएनओ कहते हैं। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया था? तो हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार किया था, किस वर्ष किया था? तो आपको याद रख लेना है, यह 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हिटलर का किताब का नाम बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, तो हिटलर का बुक का नाम आपको याद रख लेना है मेन कैंप। क्या याद रख लेना है? मैन कैंप। ये पुस्तक पूछेगा किसका है, तो एडोल्फ हिटलर का है। और हिटलर के बारे में आपको याद रखना है, यह नाजीवाद या नात्सीवाद का संस्थापक था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाजीवाद या नात्सीवाद का संस्थापक कौन था? नाजीवाद बोले या नात्सीवाद बोले, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक कौन था, एडोल्फ हिटलर था। चलिए, हिटलर का एक कथन है कि झूठ को इतना फैला दो कि वो सच लगने लगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा किसका है, तो आपको क्या बताना है, हिटलर बताना है। नेक्स्ट, किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया था? तो किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया था? तो 1935 में ही वर्साय की संधि को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ, प्रैक्टिस शीट सॉल्यूशन करवाते रहता हूँ, ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो पाए। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI इतिहास की DUNIYA दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर क्लिक कीजिए और PDF लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।